नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और 9 बजने वाले हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो का, यानी सुपर प्राइम टाइम शो जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में आज क्या है विशेष और क्या विशेष मुद्दे आपके लिए लेकर आए हैं, आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं। फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आज आपके लिए क्या खास है। पहला मुद्दा, मान गए शिंदे। अब मान कैसे गए, क्योंकि इन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा और कह दिया कि पीएम मोदी जो चुनेंगे, अमित शाह जी जो चुनेंगे और जो अगर वो बीजेपी का चुनना चाहें तो वो उनको समर्थन दिया जाएगा, उनका साथ दिया जाएगा, सरकार बनाने में सहायता करेंगे। तो एक तरीके से सीएम की रेस में जो 2 कैंडिडेट्स मुख्य रूप से सामने आ रहे थे, जो नाम, उनमें से शिंदे जी की तरफ से, एकनाथ शिंदे जी की तरफ से ये इशारा कर दिया गया है कि हाई कमान यानी जो भी आला कमान जो डिसीजन लेता है, जो फैसला लेता है, वो उनको स्वीकार होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, साथ ही निभाया जाएगा। तो एक अच्छी खबर और इनकी सराहना भी की जा रही है, तारीफ भी की जा रही है हर तरफ से, महायुति में, चाहे बीजेपी की तरफ से चाहे बाकी पार्टीज की तरफ से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा, अजमेर दरगाह है शिव मंदिर। जी हां, ये आपको पता है कैसे सनातनी जितने भी स्थल थे सभी को तोड़कर किसी न किसी आक्रांता ने कुछ ना कुछ वहां पर गलत काम किया ही है। चाहे वो जो राम मंदिर को तोड़ के जैसे बाबरी मस्जिद वहां पर बना दी गई, इसी की तर्ज पर चाहे आप श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, वैसे ही अजमेर दरगाह भी जो है वो प्राचीन शिव मंदिर है। कैसे है, क्यों है, वो भी आपको बताएंगे और किसने दावा किया है और सर्वे होने वाला है क्या, ये भी जरूरी है जानना है तो जनमत में जानिएगा। आगे आपको बताएंगे अगले मुद्दे पर भी। अब लगेगा पोस्टर, निकलेगा बुलडोजर। जी हां, जो भी दंगाई है उसकी फोटो ले ली गई है, वो फोटो पोस्टर पर लग जाएगी और फिर आगे क्या होगा, कौन सी कार्रवाई होगी, वो आपको हम बताएंगे जरूर। फिर और आगे बढ़ते हुए इसके बाद अदानी की कहानी आपको बताएंगे कि भाई अब इसमें नया क्या है और क्या कुछ खास है और क्या उस जो आरोप है उससे बच गए और उससे आगे निकल गए और मुनाफे में है क्या, ये भी आपको जानना है तो जनमत में वो भी आपके लिए है। और फिर अगला मुद्दा, नहीं चला वोट जिहाद की जो कोशिश की गई थी वो चला नहीं, वो फेल हो गया। इतना फेल हो गया कि भाई माफी मांगने पड़ी। किसको माफी मांगने पड़ी, किस वोट जिहादी को, वो भी आपको जनमत में बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं जनमत में। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। यह मुद्दा बड़ा है और हर कोई जानना चाहता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसीलिए महाराष्ट्र का मुद्दा सबसे पहले। जी हां, देश के तीसरे सबसे बड़े सूबे यानी महाराष्ट्र से, जहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में महायुति को मिली महाजीत के बाद से सीएम पद को लेकर चल रही उठापटक आज एक हद तक सुलझ गई, जब शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम बीजेपी से हो सकता है। इसके साथ ही शिंदे ने और कई बड़ी बातों पर जोर दिया है, लेकिन एक बात यह भी की है कि बीजेपी अगर कोई फॉर्मूला तैयार करती है और उसे लागू करना चाहती है तो एकनाथ शिंदे के पास उसे ना मानने का कोई विकल्प नहीं है, वो ऐसा नहीं करेंगे। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह जो है विधानसभा का नंबर, जो नंबर्स हैं वो एक बड़ी वजह है, और दूसरी वजह है गठबंधन का स्पेस। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 132 पर बीजेपी को जीत मिली है। एनसीपी अजित पवार गुट को 41 सीटों पर जीत मिली है। इसी तरह शिंदे सेना को 57 सीटों पर जीत मिली है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। महाराष्ट्र का जादुई नंबर आपको पता है, 288 का आप हाफ प्लस 1 कर दें तो 144 प्लस 1 यानी 145 है। बीजेपी खुद की बदौलत सरकार बनाने की जादुई जो नंबर होते हैं उससे सिर्फ 13 नंबर दूर है। 5 निर्दलीय विधायकों ने उसे समर्थन भी दे दिया है। अजित पवार की पार्टी भी खुलकर बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी कर चुकी है। ऐसे में शिंदे के पास बीजेपी के फॉर्मूले को ना मानने का कोई विकल्प नहीं है और ना मानने का कोई कारण हो भी नहीं सकता। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार में चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच समझौते का एक फॉर्मूला दिया था, जिसे पारस ने सिरे से खारिज कर दिया था। बाद के दिनों में पारस बिहार की सियासत में हाशिए पर पहुंच गए। अब आप आज की महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल को समझना चाहते हैं तो आपको आज के शब्दों को नहीं, चेहरों के हाव भाव को पढ़ना होगा। सबसे पहले आप इन बयानों पर एक बार नजर डालिए, क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको सुनाते हैं।
हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। एनडीए के लीडर कौन है? मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया। लेकिन आज की प्रेस वार्ता में एकनाथ शिंदे जी ने कई अहम बातों पर मुहर लगाई है। और किन अहम जो बातें हैं उन पर मुहर लगाई है, आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है शिंदे जी ने। यह भी सुनना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचा, महायुतीचा जो निर्णय मुख्यमंत्री बनवण्याचा घेतील त्याला पूर्णपणे शिवसेनेचं समर्थन आहे, शिवसेनेचा पूर्ण पाठिंबा आहे। भारतीय जनता पक्षाचा म्हणजे आज आमची बैठक होईल आणि त्यांच्या बैठकीमध्ये जे काही ठरेल ते मी कालच त्यांना सांगितलेलं आहे की जो निर्णय आपण घ्याल तो एकनाथ शिंदेला मान्य आहे, शिवसेनेला मान्य आहे। आणि त्यामुळे कुठलंही काही कोंडी, कुठलंही काही अडसर, कुठलं काही नाराजी, कुठलं काही हे सगळं काही नाही आहे। स्पीड ब्रेकर नाही आहे। अगोदर महाविकास आघाडी स्पीड ब्रेकर होते, ते स्पीड ब्रेकर आम्ही काढून टाकले, त्यामुळे इथं कुठलाही स्पीड ब्रेकर नाही आहे। आणि म्हणून जो निर्णय भारतीय जनता पक्षाचे दिल्लीचे वरिष्ठ नेते मोदी साहेब आणि अमित शाह साहेब घेतील त्याला पूर्णपणे समर्थन, पाठिंबा हमसे शिवसेनेचा है। जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला मुख्यमंत्री की हैसियत से, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था आम शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया। और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है। इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ। और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है, सर्वसामान्य मानुष की सरकार है, एक कॉमन मैन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में। और 2.5 साल में इतना काम किया है, हमने इतना काम किया है कि जो महाविकास आघाड़ी ने बंद पड़े जो प्रकल्प थे, जो रुकाए, जो बंद किए हुए प्रकल्प, उसको हमने शुरू किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है? मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुका। अब सोचिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सस्पेंस एक हद तक खत्म हो गया है, पर असली पिक्चर अभी बाकी है वही बड़ा सवाल कि आखिर महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। इससे पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी भी मुंबई से दिल्ली के लिए निकले हैं और आला कमान ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। दिल्ली निकलने से पहले एयरपोर्ट पर फडणवीस ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। चर्चेला लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल। तिन्ही पक्ष मिळून जे श्रेष्ठी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल। मुख्यमंत्री पदाची जशी चर्चा सुरू आहे तशी राज्यातल्या वेगवेगळ्या आमदारांना सुद्धा मंत्री होण्याची इच्छा निर्माण झालेली आहे, त्यांची सुद्धा उत्सुकता ताणली जाते। आधी मुख्यमंत्री ठरेल, मग मुख्यमंत्री मंत्री ठरवतील।
त्यामुळे मला असं वाटतं की आधी मुख्यमंत्र्यांची वाट पाहावी, त्यानंतर मंत्र्यांची पण जी काही नावं आहेत ती आपल्या लक्षात येतील. चलिए, आपने उनकी प्रतिक्रिया भी सुनी। अब शिंदे जी की प्रेस वार्ता के बाद उस पर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो भी जरा ध्यान से सुनिए। नाही, एक मिनिट. कुणी काय करावं ते एकनाथराव शिंदे साहेबांच्या वाटणीला काय जागा येतील आणि कुठली पदं येतील त्याबद्दलचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण सर्वस्वी अधिकार हा शिंदे साहेबांचा आहे. आमच्या बाजूला येतील तो आम्हा लोकांना आहे, त्यांच्या बद्दल मी कसं सांगू शकतो. देखिए, हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। कब तक सरकार बन जाएगी? राह देखिए थोड़ी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, कौन होने वाले हैं, तो अभी थोड़ा सा इंतजार बाकी है, क्योंकि किसी की भी स्टेटमेंट से आप ये पता नहीं लगा सकते कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। क्या वो एकनाथ शिंदे जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, या कौन है, इसका कुछ पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि अभी कोई ऐसा फैसला आला कमान से, हाई कमांड से नहीं आ गया है और हर कोई इंतजार कर रहा है। इसलिए ये सस्पेंस मुझे लगता है थोड़े समय तक और चलेगा, और वो ठीक भी है। पार्टी एक साथ है, शिंदे जी की तरफ से बयान आ गया है, देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से बयान आ गया है, बावनकुले जी की तरफ से तारीफ भी की गई है शिंदे जी की। तमाम बातें सेट हैं, सब कुछ महाराष्ट्र में इस वक्त ठीक है। बस अब एक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान बाकी है, वो भी जल्द हो जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार उसमें भी बाकी है। अब आगे बढ़ेंगे, जनमत में बात करेंगे संभल की। क्या संभल गया है? जहां एक और दंगई भीड़ से जुड़े लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, वहीं एफआईआर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ऐसी ही एक एफआईआर में बताया गया है कि दंगाई भीड़ ने पहले पुलिसकर्मियों को गंदी गालियां दी, फिर उनको घेर कर, सोचिए, उनको घेर कर उनके हथियार भी छीन लिए। नुकसान से बचने के लिए पुलिस वालों को आत्मरक्षा में पीछे हटना पड़ा था। ये एफआईआर संभल के कोतवाली नगर में तैनात एक सब इंस्पेक्टर ने दर्ज कराई है। एफआईआर में सब इंस्पेक्टर ने बताया कि रविवार को वो अपने साथी सिपाहियों के साथ विवादित जामा मस्जिद के पास तैनात थे। सुबह 8:45 के आसपास मस्जिद से लगभग 100 मीटर दूरी पर 700 से 800 मुसलमानों की भीड़ जमा हुई। इस भीड़ ने पहले नारेबाजी शुरू की, फिर यह उग्र हो गई। भीड़ में शामिल मुस्लिम लड़कों ने पत्थरबाजी चालू कर दी। इसका निशाना पुलिस बनी। शिकायतकर्ता के मुताबिक दंगाई भीड़ विवादित मस्जिद का सर्वे करने आई टीम को बाहर खदेड़ने पर आमादा थी। सब इंस्पेक्टर के अनुसार जिले में 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक लगाई गई थी। इसी के तहत पुलिस बार बार लोगों को घर जाने की नसीहत दे रही थी। पुलिस की नसीहत का दंगाई भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ा। वह पुलिसकर्मियों को अनसुना करते हुए धक्का देती आगे बढ़ती रही। इस दौरान भीड़ में शामिल लोग पुलिसकर्मियों को गंदी गालियां देते हुए पत्थर मारते रहे। सब इंस्पेक्टर ने शिकायत में बताया है कि इस भीड़ में शामिल लोग एक साजिश के तहत पुलिस को निशाना बना रहे थे। पत्थरबाजी के बाद भीड़ में से 40 से 45 लोगों ने पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए इन दंगाइयों को उकसाया। भीड़ में कुछ लोगों ने शिकायतकर्ता सब इंस्पेक्टर की सरकारी पिस्टल छीनने की कोशिश की थी। पिस्टल ना छीन पाने पर हमलावरों ने सब इंस्पेक्टर से 9mm के 10 कारतूस लूट लिए। भीड़ में से कुछ अन्य लोगों ने कांस्टेबल कपिल कुमार को घेर कर कंधे पर टंगा बैग छीन लिया। इस बैग में टीयर गैस के 29 गोले थे। ये उपद्रवी अपने साथ उसको ले गए। इतने पर भी हिंसक भीड़ नहीं रुकी। उसने इसके बाद तीसरे पुलिसकर्मी, यानी देखिए पुलिसकर्मी को निशाना भी बनाया है। इसके बाद दंगाइयों का निशाना कांस्टेबल पंकज कुमार बने। उनके कंधे पर टंगा बैग लूट लिया गया। इस बैग में 25 ब्लैंक कारतूस और इतने ही रबर बुलेट्स भी थीं, जो भीड़ अपने साथ ले गई। भीड़ ने यहीं तैनात कांस्टेबल राजपाल को भी निशाना बनाया। उनसे भी 15 कारतूस छीन लिए गए।
इसके बाद दंगाई भीड़ ने उनकी हत्या करने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए थाने की तरफ भागना पड़ा। भीड़ ऐलान कर रही थी कि वो किसी भी हाल में जामा मस्जिद का सर्वे नहीं होने देगी। अतिरिक्त फोर्स आने के बाद ही यहां तैनात पुलिसकर्मियों की जान बच पाई है। हिंसा में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। अब जांच होने पर इस हिंसा की साजिश की परतें धीरे धीरे बाहर आ रही हैं, खुल रही हैं, उधड़ रही हैं। पकड़े गए पत्थरबाजों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि दंगाइयों को बैकअप देने के लिए कई मुस्लिम महिलाओं को भी तैयार किया गया था। ध्यान से सुनिए, कई मुस्लिम महिलाओं को भी तैयार किया गया था बैकअप देने के लिए। इस बीच प्रदेश सरकार ने हिंसा में हुए नुकसान की वसूली उपद्रवियों से करने का ऐलान किया है। पकड़े गए पत्थरबाजों और गिरफ्तार हुई खातूनों से पूछताछ में सामने आया कि संभल हिंसा के दौरान बैकअप के लिए मुस्लिम महिलाओं को तैयार रखा गया था। पहले से ही साजिश के तहत कांच की बोतलें और पत्थर जमा कर दिए गए थे। इसके बाद उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया। अंत में औरतों को इस बात के लिए रेडी रखा गया था कि अगर पुलिस दंगाइयों का पीछा करे तो वो सामने आकर खड़ी हो जाएं। बताया यह भी गया है कि मुस्लिम महिलाओं पर कई जिम्मेदारियां डाली गई थी। पहली जिम्मेदारी में पुलिस के आगे खड़े होकर दंगाइयों को कवर देना था, वहीं दूसरे काम में उनको खुद भी पत्थरबाजी और सुरक्षा बलों पर बोतलें आदि फेंकने का जिम्मा मिला था। हिंसा में शामिल आपको बताएं, जो नाम भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, रुकैया, फरमाना और नजराना ने भी इसी तरह की साजिश रचे जाने की पुष्टि कर दी है। इन महिला आरोपितों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई। पुलिस ने अपने अंदाज में सारे जो बयान लिए हैं, लेकिन अब बाबा ने इन सब से ही हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई की वसूली की तैयारी कर ली है। पुलिस विभाग सहित अन्य डिपार्टमेंट्स नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है, सभी जुट चुके हैं। दंगाइयों की संपत्तियों की भी खोजबीन शुरू कर दी गई है। 74 पत्थरबाजों को चिन्हित किया जा चुका है, बाकी की पड़ताल भी की जा रही है। जिले में कहीं भी खुले में पेट्रोल बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। संभल हिंसा के सबूतों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में अब तक दर्ज 8 एफआईआर में 800 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 100 से अधिक लोगों की पहचान की गई है। इनके पोस्टर लगाए जाने की तैयारी है। पुलिस प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए जाएंगे, जिसके बाद इन सब पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। चलिए इसी पर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट भी देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के। ये संभल की वही जामा मस्जिद है जहां 24 नवंबर को सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। 24 नवंबर की वो सुबह जब उत्तर प्रदेश के संभल को सोची समझी साजिश के तहत आग में झोंका गया। जामा मस्जिद के बाहर चीखते चिल्लाते लोग और देश की रक्षा करने वाले प्रशासन पर ताबड़तोड़ चप्पलें और पत्थरों से हमला। संभल में भड़की हुई आग अब भी शांत होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि संभल में हुई हिंसा में तमाम नेता किसी फिल्म के खलनायक की तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल ये वही नेता हैं जिन्होंने खुद इस हिंसा को बढ़ावा दिया और अब पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक बयान दिया था कि यहाँ मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। क्या ये बयान माहौल खराब करने का कोई इशारा था? ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक सिर्फ मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी डाली हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहाँ पर। अब वारदात के 3 दिन बीत जाने के बाद हालात थोड़े बहुत सामान्य हुए, तो वहीं इस घटना में अलकायदा मॉड्यूल की एंट्री के बाद ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि संभल की घटना महज एक संयोग नहीं थी, बल्कि सोचा समझा प्रयोग था। वैसे भी संभल और सहारनपुर में हमेशा से ही जिहादियों की नजर रही है।
कई ऐसे मामले सामने आए जब युवाओं की आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता की वजह से सुरक्षा एजेंसियों ने यहां कई बार दबिश भी दी थी और कई को गिरफ्तार भी किया। इस केस में भी जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें साफ साफ देखा गया कि कैसे साजिशन पत्थरबाजी हुई, लोगों के ऊपर जिहादी भीड़ ने अटैक किया, पुलिस कर्मियों को जान से मारने की मंशा थी, ऐसा एफआईआर में साफ साफ लिखा गया है। में अब इस समय अभी तक जो अपडेट है वो ये है कि 7 एफआईआर हो चुके हैं। उनमें 22 लोग नामजद हैं, 27 लोग अरेस्टेड हैं, 74 लोग चिन्हित किए जा चुके हैं। अब बाकी लोगों को चिन्हित करने का काम चल रहा है, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता वहाँ पर जनजीवन को सामान्य करने की है, जो आज हो भी गया। बाजार भी खुले, सब कुछ सामान्य चल रहा है। लोगों से बातचीत हमारी जारी है, जितने भी संभ्रांत लोग हैं उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारी पहली कोशिश ये है कि वहाँ पे स्थिति पहले सामान्य हो, और वो सामान्य हो भी चुके हैं, आज सामान्य हो गए। अब दूसरी बात यह है कि हम लोगों का पहले भरोसा अर्जित करें, और जितनी सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट किए जा रहे हैं वहाँ ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया तक, उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए संभल के लोगों का विश्वास में लेना जरूरी है, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे लोग संभल के जो लोग हैं उनको भड़काने के हर एक प्रयास कर रहे हैं। अगर संभल इंटैक्ट रहा, संभल के लोग इस बात पे मुतमईन रहे और उनके साथ मिलकर हमने ये पूरी व्यवस्था बनाई, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी हम इसको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे। लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है, न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में बल्कि माहौल को बेहतर बनाने में भी, और हम लोगों को ये भी विश्वास में ले रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ों के पचड़े में न फंसे। संभल में साजिश रचने वाले उपद्रवियों के खिलाफ योगी सरकार ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत हिंसा में शामिल आरोपियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे ताकि उनकी पहचान हो सके और लोग उन्हें पकड़ने में मदद करें। इसके अलावा जो भी संपत्ति या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ उसकी भरपाई दोषियों से की जाएगी। बीजेपी ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी हाथ पत्थर फेंकने में शामिल होगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन फैसला अब यूपी के साथ देश की जनता को करना है। तुष्टीकरण का जो तड़का सियासतदार लगाने की कोशिश करते हैं और जनता भी कई बार मुफ्त रेवड़ियों में फंसकर जातियों में बढ़ जाती है, जिसका अंजाम सामने देखने को भी मिलता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि एक रहिए, सेफ रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आपने खबर भी जानी और हमारी स्पेशल रिपोर्ट भी देखी। अब आपको कुछ ही पलों में वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे। अब ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज में ये साफ नजर आ रहा है कि ये दंगाई हैं और यहाँ पर कैमरा है और इन्होंने सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनको भी निशाना बनाया है। धीरे धीरे आप इन दंगाइयों को देखते जाइए और आप समझ पाएंगे। ये देखिए, ये डंडा लेके सीसीटीवी कैमरे पर ही वार करता हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा। ये लीजिए, इसने कैमरे पर डंडा मारा और ये चिन्हित भी हो गया, लेकिन ठीक है, इसने मुंह पर कपड़ा बांधा है, लेकिन पुलिस फिर भी ढूंढ लेगी। ये देखिए, इसने छत को भी नुकसान पहुंचा दिया और कैमरे को भी वहां पर तोड़ दिया। तो ये खतरनाक भीड़ थी उस वक्त वहां पर मौजूद, जो कुछ भी करने को आमादा थी, मुंह पर कपड़ा बांधकर बिल्कुल दंगाई। और ये इनको साफ शब्दों में जिहादी कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी जो सोच है, जो तरीका है, बिल्कुल किसी प्रोफेशनल टीम की तरह ये काम इन्होंने किया। ये कहां से आए थे, वहां के लोकल भी थे या बाहर के थे, और ये लोग चिन्हित हुए हैं और ये पत्थर के साथ इनके ये पोस्टर वायरल होंगे। तब तक आप देखिए, जहां पर आप देख पा रहे हैं कैसे ये इनके द्वारा सीसीटीवी कैमरेज को नुकसान पहुंचाया गया। हमने आपको आराम से वो पूरी वीडियो दिखाई ताकि कोई खलल ना पड़े और आप आराम से इस बात को देख पाएं। ये सीसीटीवी कैमरेज को निशाना बना रहे थे और ये किसके बीच में था, ये किसके बीच में
ये पूरा दंगा था वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, आपको वो भी समझाने का प्रयास करेंगे। कुछ ही पलों में आपको हम विस्तार से इसके बारे में जो है वो बताएंगे। लेकिन आप देखिए, ये सीसीटीवी जब से आया है तब से ये बात साफ हो गई है कि इन दंगाइयों की प्लानिंग कितनी ज़्यादा यहाँ पर तेज थी, कितनी ज़्यादा यहाँ पर पूरे तैयारी के साथ वो लोग यहाँ पर आए थे। अब चलिए आपको अब हम दिखाते हैं पीछे मुड़ के, हमारी जो स्क्रीन है, मैं चाहूंगा मेरे पर आएं और हम आपको फिर आपको दिखाएंगे पीछे की स्क्रीन पर, पीछे की वॉल पर कि किसके बीच में ये पूरा जो है दंगाइयों के बीच में, किसके बीच में दंगा था, कौन किसको मार रहा था और कौन किसको निशाने में ले रहा था। क्या ये हिंदू मुस्लिम ही था या कुछ और था? थोड़ा सा पीछे में हो जाता हूं और आपको अब मैं यहां से समझाता हूं। तुर्क वर्सेस पठान, सपा सांसद और सपा विधायक के आपसी वर्चस्व की लड़ाई थी ये। सपा सांसद और सपा विधायक के आपसी वर्चस्व की ये लड़ाई थी। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि भाई हिंदू के खिलाफ था या फिर कुछ, ये आपस में लड़ रहे थे। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क तुर्क बिरादरी से आते हैं और ये तुर्क वर्सेस पठान क्यों हैं, ये आपको हम समझाने का प्रयास यहां पर कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क जो है वो तुर्क बिरादरी से आते हैं और इनका किससे झगड़ा हुआ था वो भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए, सपा सांसद के बारे में हमने आपको बताया वो किस बिरादरी से आते हैं। सपा विधायक जो है इकबाल महमूद जो है वो पठान बिरादरी से आते हैं। तो ये इनसे झगड़ा था, ये यहां पर हुआ था। तो एक पठान एक तुर्क और दोनों के परिवारों में लंबे समय से राजनीतिक विद्वेष जो है वो चल रहा था। राजनीतिक विद्वेष के कारण ही ये आपस में लड़ाई हुई। दोनों के परिवारों में लंबे समय से राजनीतिक विद्वेष है, लंबे समय से इनके बीच में राजनीतिक विद्वेष जो है वो चल रहा है। तो ये लड़ाई जो हिंदू मुस्लिम कही जाती थी वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन ये लड़ाई जो है आपसी वर्चस्व की जो लड़ाई है दोनों परिवारों के बीच में। और क्या खास है वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से, दोनों ही साबित करना चाहते थे कि किसका राज चलेगा, कि भाई मैं ज्यादा बड़ा या तू ज्यादा बड़ा। तो ये लड़ाई थी उनके बीच में, दोनों ही ने ये साबित करने का प्रयास किया। फिर और क्या है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और बर्क समर्थकों ने गोली चलाई जो इकबाल समर्थकों को लगी। ये बात यहां पर सामने आ रही है कि बर्क समर्थकों ने गोली चलाई है जो इकबाल समर्थकों को लग गई। ये तुर्क वर्सेस पठान हुआ और उसके बाद ये पुलिस पर आरोप लगाते हैं। पुलिस पर झूठा आरोप लगाकर बदनाम करने का प्रयास यहां पर पुलिस को करने की कोशिश जो है वो की जाती है, जो कि फेल भी हो गई क्योंकि सत्य अब आपके सामने आ चुका है। पुलिस पर झूठा आरोप लगाया और कांग्रेस और सपा जनता को बरगलाकर अपनी रोटियां सेक रही है, ऐसा आरोप दोनों पर लग रहा है इस मामले पर। आपको यह बता दें, और तुर्क और पठान के जातीय संघर्ष का नतीजा है ये संभल हिंसा, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए आपको हम बताएं, तुर्क और पठान के जातीय संघर्ष की बात हमने कही और अब वापस आते हैं। हमने आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई, खबर भी दिखाई और भी जानकारी आपके लिए हमने तैयार की है, लेकिन पोल भी इस खबर के लिए हमने आपके लिए तैयार किया है। इस खबर पर आपको पोल के माध्यम से प्रश्न भी हमने पूछा है, वो भी कुछ पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ जाएगा। लेकिन हर बात जो आपको बताई जाती है उसको आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। सारी खबर आपको उस विस्तार से समझनी है तो जनमत में देखिए। हमने आपसे प्रश्न पूछा, आरोपियों पर चलना चाहिए क्या बुलडोजर? 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि आरोपियों पर बुलडोजर चलना चाहिए। बात करेंगे राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित कथित अजमेर शरीफ दरगाह की, जो आज एक बताऊं आपको, एक प्रमुख मुस्लिम तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है आजकल, और उसका इतिहास बहुत ही विवादास्पद और रहस्यमयी है। हाल ही में हिंदू पक्ष ने इस स्थान पर एक सर्वे कराने की याचिका दायर की है, जिसमें यह दावा किया गया है कि जहां आज अजमेर शरीफ दरगाह स्थित है वहां कभी एक विशाल प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था। जी हां, एक प्राचीन विशाल शिव मंदिर वहां पर हुआ करता था। याचिका में यह भी कहा गया है कि हिंदू समुदाय के लोग इस स्थान पर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना और जलाभिषेक करते थे। अजमेर शरीफ दरगाह पर मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि स्थल के रूप में है, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में इस्लाम का प्रचार किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह में उनको दफनाया गया था और इसके बाद यह स्थान एक प्रमुख इस्लामी तीर्थ स्थल बन गया। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि इस दरगाह का निर्माण करने से पहले इस स्थल पर एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर स्थित था, शिव मंदिर हुआ करता था।
हिंदू पक्ष की याचिका में कहा गया है कि 1911 में लिखी गई एक किताब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस स्थान पर एक विशाल शिव मंदिर का होना साबित होता है। इसके अलावा हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि दरगाह के भीतर मौजूद कुछ ढांचे और संरचनाएं पुराने मंदिर के अवशेष हैं। याचिका में यह दावा किया गया है कि इस स्थान पर पहले भगवान शिव जी की पूजा होती थी और हिंदू समुदाय के लोग यहां जलाभिषेक करते थे। हिंदू पक्ष के अनुसार अजमेर शरीफ दरगाह के तहखाने में एक गर्भगृह मौजूद है जो एक पुराने मंदिर के निशान के रूप में पहचाना जाता है। विष्णु गुप्ता, जिन्होंने यह याचिका दायर की है, उन्होंने अदालत से इस स्थल का एक सर्वे कराने की मांग की है ताकि यह साबित किया जा सके कि यह स्थान एक हिंदू मंदिर था, ना कि एक मुस्लिम दरगाह। क्यों जरूरी है सर्वे, ग्राफिक्स के माध्यम से आप जानिए। हिंदू पक्ष का क्या मानना है वो भी आप देखिए कि उनका मानना है कि यहाँ का वास्तविक इतिहास जानने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। उनके अनुसार ये मुद्दा केवल धार्मिक आस्थाओं का नहीं बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों का भी है। अगर ये साबित हो जाता है कि यहाँ कभी एक विशाल शिव मंदिर था तो ये न केवल हिंदू समुदाय के धार्मिक जो अधिकार हैं उनके पुनर्निर्धारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, बल्कि भारत के प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को भी पुनः सुलझाने में मदद करेगा। ये विवाद भारत के उस जटिल धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को उजागर करता है जहां पर कभी सिर्फ हिंदू धर्म था, फिर दूसरे धर्मों यानी दूसरे मजहबों के आने से गहरा संघर्ष हुआ, हिंदू मंदिर और संस्थानों पर कब्जा किया गया। अजमेर शरीफ दरगाह का मुद्दा इस संदर्भ में एक प्रतीक बन गया है जो धार्मिक असहमति और अधिकारों के पुनः प्रमाणन के मुद्दे को छेड़ता है। अब यह मामला अदालत में है यानी कोर्ट में है और न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया है यानी कि सर्वे होगा। अदालत ने इस मामले की सुनवाई का आदेश दिया है जिससे यह सवाल उठता है कि क्या सचमुच अजमेर शरीफ दरगाह के स्थान पर एक हिंदू मंदिर था या नहीं। कोर्ट क्या क्या मानेगा आने वाला समय बताएगा। सर्वे के लिए माने नहीं माने ये भी आपको बताएंगे, धीरे धीरे सुनते जाइए। ये निर्णय भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अजमेर शरीफ दरगाह के विषय में जो विवाद चल रहा है वह भारतीय इतिहास और धर्म के बारे में महत्वपूर्ण एक प्रश्न उठाता है। हिंदू पक्ष की याचिका के माध्यम से यह सवाल फिर से उठाया गया है कि क्या दरगाह के स्थान पर वास्तव में एक शिव मंदिर था। इस समय अदालत के फैसले का सभी को इंतजार है क्योंकि यह निर्णय न केवल इस स्थल के धार्मिक इतिहास को फिर से परिभाषित करेगा बल्कि भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे पर भी एक गहरी छाप छोड़ेगा। साथ ही अवैध कब्जों को लेकर भी यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक रहेगा। अब यह मुद्दा एक और मुद्दा है, नया मुद्दा है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि हम मानते हैं अगर याचिका डली है हिंदुओं के द्वारा तो वहां पर 110% वहां पर शिव मंदिर था। सबसे पहले भारत में सनातन ही था, जब कुछ भी नहीं था, तमाम मजहब नहीं थे, केवल सनातन था और शिव ही शिव हर जगह थे। भगवान शिव के मंदिर तो प्राचीन काल से हैं, वेदों पुराणों में तो चर्चा है ही। सृष्टि के निर्माण के समय से ही मैं कहूँगा कि केवल धरती पर सनातन था। तो इसको अब अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ये थोड़ा सा दिल को ठेस पहुँचाता है, दुखद है, लेकिन इसका भी फैसला जल्द होगा क्योंकि जो भगवान चाहते हैं वो अंत में हो ही जाता है। चलिए आपको खबर बताई, ग्राफिक्स दिखाए, इसी खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न आपसे पूछा था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन खबरों को आपके सामने रखता है, ऐसे मुद्दों को लेकर प्रमुख मुखर होकर आवाज उठाता रहता है। और अब इसी पर और क्या जानकारी है और क्या बातचीत हुई है और इसी पर एक प्रतिक्रिया, इसी पर एक प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। पहले आप वो सुन लीजिए क्या खास बातचीत की है हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी ने। अनिल बोंडे साहब, कई नेता हों, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, आपके रामदास अठावले साहब हो, कह रहे हैं इस जीत में सुरेश चौहान के जी का भी योगदान रहा है। जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हटाने के लिए यात्रा निकाली थी, उस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित ही सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के इनका हिंदुत्व को संगठित करने के लिए बड़ा योगदान है और उन्होंने एक मूल विषय पे जो यात्रा निकाली थी रोहिंग्या के बारे में तथा बांग्लादेशियों के बारे में, वो अहम विषय है। और अभी भी देखने को मिलता है कि अमरावती तो एक ऐसा उनका
हम बोल सकते हैं वोट जिहाद का एक प्रयोगशाला बन गई है। इस वक्त भी एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अलीम पटेल 55,000 वोट लेके वहां पे रेस में रहा, क्योंकि पूरे के पूरे वोट उनके बूथ पे एक तो या तो कांग्रेस को जाते हैं या तो मुस्लिम उम्मीदवार को जाते हैं। मालेगांव में भी वैसा हुआ। ये सब जागरण करने के लिए और पूरा हिंदुत्व सुरक्षित रखने के लिए, हिंदुस्तान सेफ रहने के लिए, जो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जो नारा है। चलिए, बीच में आपको एक प्रतिक्रिया भी हमने दिखा दी और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सराहना करते हुए डॉक्टर सुरेश चौहानके जी की वो भी आपको प्रतिक्रिया दिखाई। लेकिन वापस इस मुद्दे पर आते हैं। सभी दरगाह और मस्जिदों का हो सर्वे, 98% लोग हमसे सहमत हैं, 2% लोग असहमत हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अदानी के बहाने विपक्ष के हंगामे की। अदानी के बहाने मोदी सरकार और हिंदुस्तान पर निशाना साधने के देशद्रोही एजेंडे को आगे बढ़ाने की। अदानी पर यह कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी हिंडनबर्ग के बहाने अदानी ग्रुप पर हमला कर शेयर मार्केट को अस्थिर और भारत को विश्व पटल पर बदनाम करने की कोशिश हो चुकी है। हर बार हमले के पीछे की साजिश का खुलासा भी होता रहा है। अदानी पर हुए हर हमले में जो कॉमन फैक्टर दिखता है वो ये है कि हमला भारत के बाहर से होता है। कंपनी की शाख के साथ साथ मोदी सरकार की शाख भी हमला उस पर भी किया जाता है और विदेश के बैठे टूल किट के जरिए जो आरोप लगाता जाता है और उसे भारत में बैठे उनके गैंग के लोग आगे बढ़ाते हैं। अदानी ग्रुप पर सोलर डील को हासिल करने के लिए घूस देने का जो आरोप लगाया जा रहा है, अमेरिका में वह खबर अक्टूबर के महीने में सामने आई थी, लेकिन भारत में इसे सामने लाने के लिए विपक्ष मतलब कांग्रेस ने 23 नवंबर का समय चुना। क्यों चुना गया, क्या चुना गया, कैसे चुना गया, बताने की जरूरत नहीं है। अदानी पर जो आरोप लग रहा है उसमें मोदी को घसीटा जा रहा है। मोदी के बहाने हिंदुस्तान की छवि को विदेश में दागदार बनाया जा रहा है। जिस डील में अदानी ग्रुप पर घूस देने का आरोप लगाया जा रहा है, जिस सरकार के अधिकारियों को घूस देने का आरोप जो है लगाया जा रहा है, वो सब के सब नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं। ये मामला जून जुलाई 2022 का है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अधिकारियों को घूस देने की बात कही जा रही है। जब का यह मामला बताया जा रहा है तब इन राज्यों में बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी। दरअसल अडानी को बदनाम करने और उसे गिराने की कोशिश में कांग्रेस बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, जरूर ले रही है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस जो कर रही है वो सब का सब स्क्रिप्टेड है। चलिए इसी पर आपको एक प्रतिक्रिया सुनाते हैं, वो भी आप जरा सुनिए। वो तो सवाल हम उठा रहे हैं, 267 में आज उठा रहे, आपको बता देंगे। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he is going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. The point is, he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested. On देखिए, ये तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी को रोकने के लिए एक साजिश है, उसमें कोई शक नहीं है। ये इसका जो टाइमिंग है, और आप देखते हैं कि जैसे भी ये न्यूज़ आता है अदानी के खिलाफ हिंडनबर्ग द्वारा, अब ये इंडाइटमेंट द्वारा, हमेशा उसके बाद थोड़े टाइम के लिए अदानी ग्रुप का लॉस होता ही है। अब तो $2.4 बिलियन का लॉस जाहिर है। अमेरिका में तो डंका ऐसा बज रहा है कि वारंट इशू हुए हैं, तो हर ओर अडानी घिर रहे हैं सिवाय हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान में वो सेफ रहेंगे क्योंकि यहां पर नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए उनका कोई बाल से बाका नहीं कर सकता है। यहां असलियत यह है कि एजेंसियां मूक दर्शक बनी रहेंगी, वरना इतने संगीन, इतने गंभीर आरोप लगने के बाद आज तक अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो जाती। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे, शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।